Hello, children. Welcome back to my channel, Economics with Purnima Sharma. And last chapter in the first unit, Indian economic development is left to complete. बाकी मैंने आपको पढ़ा दिया है. एक चीज़ मैं बच्चों आपको समझाना चाहती हूँ कि मैं CBSE वैल्यूएशन के लिए भी जाती हूँ एज ए AHE मैं वहाँ पे काम करती हूँ. तो वहाँ पे जो रिज़ल्ट देख आता है बच्चों, उसको देख के मुझे लगता है कि भाई 50% रिजल्ट होता है सेंटर का, यानी कि 100 में से 50 बच्चे फेल होते हैं. तो बच्चे क्यों फेल हो रहे हैं बच्चों, इकोनॉमिक्स में इतना गंदा रिजल्ट क्यों आ रहा है? उसका एक ही रीज़न है कि आप लोग इकोनॉमिक्स को बिना समझे, बहुत कम टाइम में बिना समझे वन शॉट और ये शॉर्ट्स इनके हेल्प से आप इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं. अब इतना दिन का इंग्लिश का गैप था, हार्डली बच्चे पढ़े होंगे. प्लीज़ ये मत सोचो, क्योंकि अभी तो आपको लगता है वन शॉट पढ़ के कि आपको चैप्टर समझ में आ गया, लेकिन वहाँ जब क्वेश्चन पेपर सामने आता है तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आते. तो प्लीज़ चैप्टर को अच्छे से जो भी पढ़ो, 100% अगर आपने पढ़ाई शुरू ही नहीं की थी अभी तक, तो आप 100% मत पढ़ो, नो प्रॉब्लम. लेकिन जो पढ़ो वो 100% पढ़ो, ताकि उस यूनिट में आपके मार्क्स स्कोर कर पाओ और आप अच्छे से पास हो जाओ. 50% रिजल्ट देख के बहुत ख़राब लगता है बच्चों हम टीचर्स को. अब एक मैं कोट आपको दे रही हूँ, शायद आप में से कुछ बच्चे मोटिवेट हो जाए मेरे कोट से, कि बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है. बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है. मुश्किलें और मुसीबतें तो ज़िंदगी में आम है, हर बंदा परेशानी में है. जिंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में, जिंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में, लहरों के खिलाफ तैरने की, क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम है. ठीक है, कि जिसके अंदर कुछ ताकत ही नहीं होती वो लहरों के साथ ऐसे ही चला जाता है. लेकिन जो जिंदा इंसान होते हैं वो कैसे स्विमिंग करते हैं? लहरों के अपोजिट डायरेक्शन में. ठीक है, तो ऐसे ही आपको कुछ अपने हौसलों को बुलंद करके रखना है इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम के दिन. और आपको 5-6 दिन जो मिलेंगे उसमें इकोनॉमिक्स के अलावा कुछ प्लीज़ मत सोचना. अभी भी तो मैं बता रही हूँ कि आप वो कर जाएंगे कि आपने ज़िंदगी में अपने लिए सोचा नहीं होगा. ठीक है, तो ज़्यादा वन शॉट और इन सब के पीछे मत भागो. मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट पड़ी है, हर दिन का टारगेट, और 6 दिन में मैं और आपको रिवीजन कराऊंगी. मेरी क्लास में ज़रूर आइएगा. उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको इजीली कैसे समझें, कैसे हम उसको टू द पॉइंट आंसर लिख के स्टोरी की जगह पर, ये सब मैं आपको पढ़ाऊँगी उसमें. ठीक है, अब हम जो लास्ट चैप्टर है उस पर हम चलते हैं. न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 जुलाई में जो इम्प्लीमेंट हुई थी हमारी इंडिया में. इसमें इसको भी बच्चे बड़े डिफ़िकल्ट समझते हैं, लेकिन बहुत आसानी से समझ में आएगा. बस दिल रखना यहाँ पे कि पहले तो रिफॉर्म्स, ये क्या है? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है बच्चों. रिफॉर्म मतलब सुधार. और सुधार हम कब करते हैं? जब कुछ गड़बड़ हुई हो पीछे. तो क्या गड़बड़ हुई थी इंडिया में ताकि ये सुधार गवर्नमेंट ने किए थे हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में, जिसको हमने नाम दिया था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991. अब 4 नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट. वाई डू वी नीड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी? व्हाट आर द रीज़न? ठीक है, तो इसमें आपके पॉइंट दिया है. सबसे पहले आप याद रखोगे पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर क्यों, उसकी परफॉर्मेंस क्यों बेकार हो गई थी? क्यों? क्योंकि वो ने अपने आप को लाद लिया था कम से. 50 से 90 की वीडियो देखना. ठीक है, उसने अपने आप को कम से लाद लिया था. 17 इंडस्ट्रीज अपने लिए रिजर्व कर ली थी, 12 इंडस्ट्रीज़ में भी ओनरशिप रखी थी. तो उसके कारण ओवर बर्डन होने के कारण, और उसे बाकी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं, तो उसका जो परफॉर्मेंस था वो डाउन होने लगा था. लोगों को निकाल नहीं सकते थे क्योंकि जॉब सिक्योरिटी थी पब्लिक सेक्टर में. तो
ये जो PSUs थी बच्चों, वो गवर्नमेंट पे लायबिलिटीज बन गई थी। अब वो उसको सुधार करने की ज़रूरत थी कि आपका पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट करने का टाइम आ गया था। दूसरा, डेफिसिट इन BOP। अब डेफिसिट इन BOP क्यों हुआ? उस समय बच्चों गल्फ वॉर चल रहा था, जैसे अभी भी वॉर चल रहा है और आप देख रहे हो पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है, ऐसा कुछ उस समय पे भी हुआ था। गल्फ वॉर चल रहा था और जो गल्फ कंट्रीज़ हैं वो क्या करते हैं, ये सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, ओपेक जिन्हें हम बोलते हैं। तो ये जो पेट्रोल का प्राइस इतना बढ़ गया था, और पेट्रोल क्या है, सभी के प्रोडक्शन में यूज़ होता है, तो सभी कमोडिटीज़ के प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ गई, प्राइस बढ़ गया, जिसके कारण इन्फ्लेशन हो गया। ठीक है, कितनी इन्फ्लेशन हो गई थी? 16.7%। BOP क्यों अनफेवरेबल हो गया था? क्योंकि हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं पेट्रोलियम, और जब पेट्रोल की इंटरनेशनल प्राइस बढ़ेगी तो हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, ज़्यादा फॉरेन करेंसी हमें देनी पड़ेगी, फॉरेन करेंसी फॉर द पेमेंट ऑफ इंपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो क्रूड हम पेट्रोल वगैरह इंपोर्ट करते हैं, उसके हमें ज़्यादा पैसे देने पड़े, आउटफ्लो हुआ फॉरेन करेंसी का, और BOP हमारा कई कारण रीज़न से हमारे गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर भी बढ़ते जा रहे थे। ठीक है, जिसके कारण उससे लोन लेके अपने खर्चे रूटीन के खर्चे पूरे कर रही थी गवर्नमेंट। तो इस सब के कारण क्या हुआ, BOP क्या हुआ, अनफेवरेबल हो गया, डेफिसिट हो गया। पोर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, BOP अनफेवरेबल, डेफिसिट, इन्फ्लेशन, 3 रीज़न। ठीक है, 16.7 लिखना ही लिखना है। इसके बाद ह्यूज बर्डन ऑन डेट। गवर्नमेंट के खर्चे इतने बढ़ गए थे बच्चों, क्योंकि पॉवर्टी थी एक साथ में। ठीक है, उनकी भी देखभाल करनी, साथ में उसने बहुत सारे इंडस्ट्रीज भी अपने ऊपर लाद ली थी, रिजर्व करनी थी, साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर भी करना, लॉ एंड ऑर्डर भी करना, तो जिसके कारण उसके खर्चे बढ़ते ही जा रहे थे और उसका फिस्कल डेफिसिट बढ़ता ही जा रहा था। तो माउंटिंग फिस्कल डेफिसिट 8.5% हो गया था, जो कि क्या था, 5% ऑफ GDP सेफ लिमिट होती है कि गवर्नमेंट इतना उधार ले सकती है, लेकिन गवर्नमेंट कितना उधार ले रही थी, 8.5% ऑफ GDP। अब इन सब के कारण क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट थी वो डेट ट्रैप में आ गई, हर साल उसे एक उधार और उससे ज़्यादा लेना पड़ता था, क्योंकि इंटरेस्ट का बर्डन बढ़ता जा रहा था। तो ये एक रीज़न था। नेक्स्ट रीज़न था इनएफिशिएंट, ये आपका मैनेजमेंट इनएफिशिएंट था। कैसे नहीं होगा बच्चों, जब ओवर बर्डन हो जाएगा तो कोई भी बंदा, कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर ओवर बर्डन हो जाएगा तो वो काम ठीक से नहीं कर सकता। ठीक है, तो इनएफिशिएंट मैनेजमेंट था, गवर्नमेंट के ऊपर रेवेन्यू को वो कंट्रोल, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना था। ठीक है, इन सबके कारण जो उसके खर्चे बढ़ते ही जा रहे थे, गवर्नमेंट लोन लेके बाहर के कंट्रीज से और कंजप्शन एक्सपेंडिचर कर रही थी। इट इज़ नॉट गुड एट ऑल फॉर गवर्नमेंट। ये रीज़न 4 नंबर का क्वेश्चन। अब जब ऐसा हुआ तो एकदम से तो हमने इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं अडॉप्ट की, फिर हम चले भाई कि भाई हमारे बाहर के कंट्रीज़ में लोन ले ही रहे थे। फिर धीरे धीरे सबको पता चल गया कि भाई इंडिया इकोनॉमिक क्राइसिस में आ रहा है। अभी भी जो में पता ही चल जाता है कि आपका पाकिस्तान की इकॉनमी का क्या हाल है, बांग्लादेश की इकॉनमी का इस समय क्या हाल चल रहा है। तो कोई भी कंट्री अपने पैसे को डुबोने के लिए, फंड्स को डुबोने के लिए उसको उधार देना जल्दी से पसंद नहीं करता। तो ऐसे ही कुछ हाल इंडिया का भी हुआ था उस समय पे कि फॉरेन कंट्रीज़ ने लोन भी देने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि लोन उसको देते हैं जिसकी रीपेमेंट कैपेसिटी अच्छी हो। अब क्या हुआ बच्चों, अब IMF और IBRD के पास गए। अब 3 नंबर का क्वेश्चन फिर बना। IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस्टेब्लिश हुआ था। ये लॉन्ग टर्म लोन देता है। किसके लिए देता है? कंस्ट्रक्शन के लिए देता है, डेवलपमेंट के लिए देता है। और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है। और काहे के लिए देता है? टू करेक्ट द डेफिसिट इन BOP अकाउंट। 3 नंबर का क्वेश्चन बन गया ये आपका। ठीक है, अब इन दोनों के पास
ये इंडिया की गवर्नमेंट ने अप्रोच किया। उन्होंने कहा ठीक है भाई, वो मेंबर कंट्री इंडिया जब है तो उन्होंने कहा ठीक है लोन तो दे देते हैं, लेकिन आपको अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी, रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी से अब लिबरल पॉलिसी की तरफ जाना होगा। LQP को अब LPG में कन्वर्ट करो, ये 3 नंबर का क्वेश्चन। L क्या है यहाँ पे? LQP में L मतलब लाइसेंस, इसको रिप्लेस करो लिबरलाइजेशन से। Q मतलब कोटा, इसको रिप्लेस करो प्राइवेटाइजेशन से। और P मतलब परमिट, इसको रिप्लेस करो किससे? ग्लोबलाइजेशन से। LQP को LPG में कन्वर्ट करो। गवर्नमेंट को एग्री होना पड़ा, और कितना लोन दिया उन्होंने? $7 बिलियन का लोन दिया अपनी इकोनॉमी को सुधारने के लिए, क्राइसिस से बाहर लाने के लिए। अब ये रिजल्ट सामने आ गया। अभी ये क्या था? इसका बेस था NEP का, क्या क्यों बनी, और फिर हमने कैसे, हमारे को लोन मिला, और हमने फिर कैसे पॉलिसीज़ बनाई। अब इसमें फिर 3 नंबर का क्वेश्चन है, जो रिफॉर्म्स हैं, ठीक है, एक तो को करने के लिए स्टेबलाइजेशन मेजर गवर्नमेंट ने उठाए, और दूसरी गवर्नमेंट ने उठाए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मेजर्स, ठीक है। स्टेबलाइजेशन मेजर्स शॉर्ट टर्म के लिए, काहे के लिए? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, और BOP को मेंटेन करने के लिए। कौन सा? स्टेबलाइजेशन मेजर। दूसरा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर, ये लॉन्ग टर्म मेजर्स थे। लॉन्ग टर्म मेजर में इसमें गवर्नमेंट ने अपनी इकोनॉमी की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना रखा, ठीक करने के लिए, और इंक्रीजिंग इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस बाय रिमूविंग द रिजिडिटी इन वेरियस सेगमेंट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जितने भी कोटा, लाइसेंस और ये सब रिस्ट्रिक्शन लगाए थे, उनको हटा के कॉम्पिटिटिवनेस में बढ़ाने के लिए, जिससे हमारी कंपनीज की एफिशिएंसी बढ़े, ग्लोबलाइजेशन हो, इन सब के लिए मेजर्स उठाए। उसको बोला गया स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स, लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। ये 3 नंबर का फिर क्वेश्चन है। ऐसे ही आते हैं बच्चों। अब जो वन शॉट होता है, ये सब चीज़ें कभी कभी स्किप हो जाती है। वन शॉट उनके लिए होता है जो पूरे टाइम, पूरे साल पढ़ रहे होते हैं, जो पूरे साल नहीं, जस्ट टू रिवाइज, ठीक है। लेकिन जो पूरे साल बच्चों तुम लोग, जो लोग नहीं पढ़ते, उनके लिए वन शॉट में कुछ नहीं होगा। वहाँ जाके तुम एक दूसरे के मुंह देखोगे एग्जामिनेशन रूम में। प्लीज़ कभी नहीं करना, मेरी बात पे विश्वास रखो, ठीक है। अब आ जाइए, हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पे आ गए। कौन सी? LPG, लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मीनिंग क्या है? लिबरल मतलब क्या होता है? मतलब फ्रीडम देना एक ढंग से, लिबरल कर देना, रिस्ट्रिक्शंस को हटा देना, ठीक है, कंट्रोल्स को हटा देना। वो क्या है? लिबर्टी, स्वतंत्रता, लिबरलाइजेशन। तो जो भी लिबरलाइजेशन का जो था, वो उसका मीनिंग क्या था? जितनी भी एंट्री और प्रमोशन रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर पे लगाए थे, उनको रिमूव कर दिया, ठीक है, उसको रिमूव कर दिया। एंट्री और ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन द प्राइवेट सेक्टर बाय द गवर्नमेंट। ये क्या था? लिबरलाइजेशन। बस एक ही लाइन याद करनी है, मीन्स द रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, ऑन द प्राइवेट सेक्टर, मीनिंग हो गया, ठीक है। अब आ जाइए, जब हम लिबर्टी की बात करते हैं तो लिबर्टी अलग इकोनॉमी के अलग अलग एरिया में दी गई। अलग अलग एरिया था, इंडस्ट्रियल एरिया, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या लिबर्टी दी? अब सबसे पहले जो लाइसेंस था, कि लाइसेंसिंग राज चल रहा था उस समय पे, कि चाहे आपको नई इकोनॉमी, नई इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो गवर्नमेंट से परमिशन लो, आपको आउटपुट बढ़ाना है तब गवर्नमेंट से परमिशन लो, आपको सपोज क्या करना है कि डाइवर्सिफिकेशन करना है, वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स बनाना, तब गवर्नमेंट से परमिशन लो। ये सब खत्म कर दिया, ठीक है। अब केवल 5 इंडस्ट्रीज़ को लाइसेंस लेना ज़रूरी है। वो 5 इंडस्ट्रीज़ के नाम याद कर लेना, ठीक है। 1 मार्कर में इंपॉर्टेंट होंगे, और 3 मार्क क्वेश्चन आएगा तो उसमें भी लिखोगे तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे। 5 इंडस्ट्रीज़ में थे बच्चों, डिस्टिलेशन एंड ब्रूइंग द अल्कोहलिक ड्रिंक्स,
सिगार एंड सिगरेट, ठीक है, और टोबैको मैन्युफैक्चर, टोबैको सब्सिट्यूट इस इंडस्ट्रीज पर, इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस एंड डिफेंस इक्विपमेंट इस पर को लाइसेंस लेना ज़रूरी था, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव इसके लिए लाइसेंस ज़रूरी था, और दूसरा था स्पेसिफाइड हैजार्डस केमिकल, बस बाकी को कोई लाइसेंस नहीं लेना। अब आ जाइए दूसरा रिफॉर्म किया कि गवर्नमेंट ने 17 इंडस्ट्री जो रिजर्व की थी, ठीक है, एज पर IPR 1956, ठीक है, उसको कम करके 17 से पहले 8 करी, 8 से फिर 3 करी। 3 कौन कौन सी थी वो? एटॉमिक एनर्जी थी, रेलवे थी और डिफेंस इक्विपमेंट, ठीक है। अब आ जाइए SSI में पढ़ाया था पिछली उसमें वीडियो में देखोगे, SSI में क्या था, कुछ लार्ज मैन्युफैक्चरर से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया था गवर्नमेंट ने, कुछ गुड्स को रिजर्व कर दिया था केवल SSI के लिए। अब इसमें क्या किया भाई, कोई प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, ये जो लगा हुआ था प्रोटेक्ट क्या नाम रिजर्व की थी, इसको डी रिजर्व कर दो। अब कोई भी कमोडिटी बना सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है, ये किया, ठीक है। तो डी रिजर्वेशन ऑफ द प्रोडक्ट अर्लियर रिजर्व फॉर SSI, ये किया। नेक्स्ट क्या, मोनोपोली जो MRTP एक्ट था, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, इसको रिप्लेस कर दिया बच्चों कंपटीशन एक्ट से, ठीक है। कंपटीशन एक्ट 2001 में बना था और 2001 के बाद उसमें अमेंडमेंट हुआ, 2002 में बना था कंपटीशन एक्ट, और 2002 के बाद उसमें अमेंडमेंट किया 2007 में, और फिर 2012 में इसमें अमेंडमेंट हुए। अब ये तो हुए लिबरलाइजेशन किस सेक्टर में? इंडस्ट्रियल सेक्टर में। 3 और 4 मार्क क्वेश्चन, ठीक है। अब आ जाइए क्या लिबर्टी दी थी फाइनेंशियल सेक्टर में, फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल रिफॉर्म्स क्या थे, और फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स क्या थे। अब ये तीनों बच्चों F से शुरू होते हैं, ठीक है। और बच्चे मेरे प्यारे एक याद करते इतना मिक्स सोच कर देते हैं कि उनको F दिखानी तो जो याद आता है वही लिख देते हैं, और फिर उनका मार्क्स 0 हो जाता है, हम मजबूर हो जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो अब ये देखो, अब इसको समझना क्या है, फाइनेंशियल मार्केट तो आप जानते हो ना, बैंक जिसमें आते हैं, स्टॉक मार्केट, ये सब हमारा फाइनेंशियल मार्केट है, रुपए पैसे का खरीदना बेचना जहाँ होता फाइनेंस, तो इसमें आप बैंक से रिलेटेड वाले पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी तो आप जानते हो ना, बहुत सारे चैप्टर में पढ़ रखी है, रिलेटेड टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट रेवेन्यू, टैक्सेशन पॉलिसी इसमें आती है, गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर पॉलिसी आती है, फिस्कल रिफॉर्म से ही, ठीक है। और तीसरा है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज अदर देन होम करेंसी। तो इसमें आपको डिवैल्यूएशन और कन्वर्टेबिलिटी इसके से रिलेटेड, तो आप ये गलती नहीं करो, F केवल नहीं देखना है, पूरा पढ़ना है और समझ के आंसर लिखना है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म क्या किए थे। पहले तो जो RBI का रोल था, पहले कैसा था, कंट्रोलर था बच्चों, वो पूरे बैंक का सारे बैंक्स के लिए इंटरेस्ट रेट खुद डिसाइड करता था, और अगर बैंक को कोई अपनी नई ब्रांच खोलनी है तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती थी, किससे? गवर्नमेंट से, किससे लेनी पड़ती थी? RBI से, ठीक है। तो पहले कैसा था? कंट्रोलर, अब कैसा हो गया? फैसिलिटेटर आफ्टर द रिफॉर्म्स। फैसिलिटेटर कैसे बना कि वो आप केवल फंड्स की, बैंक के फंड्स की डिमांड एंड सप्लाई को इन्फ्लुएंस करता है मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, बाकी इंटरेस्ट रेट खुद से डिसाइड करते हैं। उसने बैंक की ब्रांचेस ओपन करने के लिए एक पहले से ही नॉर्म सेट करके रख दी है RBI ने, और अब हर बैंक को अगर अपनी ब्रांचेस खोलनी है और एक्सपेंशन करना अपने बैंक का, तो उनको RBI के पास परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती बच्चों, वो उसके नॉर्म्स जो उसने बनाया उसको फुलफिल करते हैं और ब्रांच ओपन कर देते हैं, ठीक है। ये आपका अब RBI का रोल हो गया। इसके अलावा प्राइवेट बैंक को अलाउ किया,
हमने देखा है बच्चों वो एरा कि जब केवल प्राइवेट सेक्टर बैंक हुआ करते थे। 69 में 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ था। फिर 80s में हुआ था 6 बैंक का, 6 आई थिंक। ठीक है, तो ये नेशनलाइजेशन के बाद मैंने बताया ना क्या हो गए, वो राजा बन के बैठ गए कि भाई कोई तो नौकरी से निकालेगा नहीं, काम करे ना करे। कोई बंदा आया, भैया इस पेपर की कमी है लेके आओ, वापस कर दिया, और जिसने टेबल के नीचे से खिसका दिया उसके सारे काम हो जाते थे। तो ये टाइम था उस समय का। फिर क्या हुआ, प्राइवेट बैंक आए, ओवरसीज बैंक आए, और अब तुम देख रहे हो अपने तुम्हारे टाइम में कितना आसान हो गया, बैंक जाने की ज़रूरत ही नहीं है, सारा काम फ़ोन पे हो जाता है। ठीक है, पहले बैंकों में लाइन लगा करती थी। ठीक है, तो ये सब किससे हुआ, कंपटीशन से। कंपटीशन कब शुरू हुआ, जब प्राइवेट बैंक भी अलाउ हुए, ओवरसीज फॉरेन बैंक्स को अलाउ किया गया। फिर पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ इनका कंपटीशन हुआ, और हर बंदा मार्केट में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए अच्छी सर्विसेज देना शुरू किया, और इससे एफिशिएंसी इम्प्रूव हुई। ठीक है, इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स, पहले बाहर से ही जो म्यूचुअल फंड्स जो हम आजकल इन्वेस्ट करते हैं, ये सब नहीं था बच्चों। ठीक है, हमारे पास सिर्फ बैंक था, और बैंक में हम अपनी आरडी और एफडी बनवाते थे अपनी सेविंग के लिए। समझ में? आजकल तबीयत बहुत ख़राब चल रही है, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ लगी हुई हूँ। ठीक है, और उसको प्लीज़ बेकार नहीं करना, वीडियो फुल अच्छे से वॉच करके अच्छे से पेपर करके आना, चाहे मेरे स्कूल के बच्चे हैं या कोई और बच्चा देख रहा है। ठीक है, अब आ जाइए, लिमिट बढ़ा दी फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, कितनी बढ़ा दी थी, 74% लिमिट बढ़ा दी थी। और इन सब के कारण क्या हुआ, एफएफआई सच एज मर्चेंट बैंकर्स, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स वर नॉट नाउ अलाउड टू इन्वेस्ट इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, ये हुआ। इसके बाद ईज इन एक्सपेंशन, आपको पहले ही बता दिया है कि एक्सपेंशन में अब डिफ़िकल्टी नहीं होती बैंक्स को। अब क्या करते हैं बैंक्स, सिंपल उनके नॉर्म्स को चेक करते हैं आरबीआई के, अगर वो ठीक ठाक उन्होंने फुलफिल कर रखे हैं तो वो अपनी ब्रांच को खोल सकते हैं। तो ये कौन से रिफॉर्म्स, किस सेक्टर में रिफॉर्म्स है, फाइनेंशियल। ठीक है, अब आ जाइए फिस्कल रिफॉर्म। फिस्कल रिफॉर्म में आपको पता है डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस है। ठीक है, ये क्या है, उसकी रेवेन्यू पॉलिसी है। अब डायरेक्ट टैक्स किस पे इम्पोज होते हैं, ऑन इनकम एंड प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल एंड कंपनी हुज बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड। ठीक है, और इनडायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं, जो किस पे लगते हैं, ऑन प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड द बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड। इसमें क्या अमेंडमेंट हुआ, जीएसटी आपने पढ़ा है। ठीक है, जीएसटी अभी आया। इसके अलावा आपका डायरेक्ट टैक्स में क्या अमेंडमेंट हुआ था, 50 से 90 के बीच का जो एरा था ना बच्चों, वो क्या था, मैंने पढ़ा था आपको कि जो टैक्स रेट थे वो बहुत हाई थे। ठीक है, जब इतने हाई टैक्स रेट होंगे तो कोई बंदा भी कोशिश नहीं चाहेगा कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कौन, गवर्नमेंट छीन के ले जाए। तो वो क्या करते थे, टैक्स की चोरी करते थे। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं टैक्स इवेजन। और इस चोरी को पकड़ने के लिए कमेटी बनी थी जिसे चोरा चोरी के नाम से नाम दिया गया था। तो उस वो टाइम था, उस समय पे जो प्रोसेस था पे करने का टैक्स, वो भी बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड था। लोगों को सीए वगैरह को पैसे दे के अपनी रिटर्न फाइल करानी पड़ती थी। अब ये सब इजी हो गया, टैक्स रेट मॉडरेट कर दी, प्रोसीजर टू पे द टैक्सेस क्या कर दिया, इजी सिंपल, घर में बैठे हर बंदा अपनी रिटर्न फाइल कर लेता है, नेट का कनेक्शन होना चाहिए बस। इसके अलावा जीएसटी, ये अमेंडमेंट क्या किसमें किया, फिस्कल पॉलिसी में। ठीक है, इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म में क्या किया, डीवैल्यूएशन किया, तुम्हें बताया ना, बीओपी अनफेवरेबल हो गया था, रिजर्व्स ऑफ फॉरेन करेंसी फॉल हो गए थे, भी रीज़न में बताया। इसके लिए एक्सपोर्ट को बढ़ाना बहुत ज़रूरी था, इंपोर्ट को कम करना बहुत ज़रूरी था, और इसको करने के लिए क्या किया गया, डीवैल्यूएशन किया गया। कितने परसेंट, 20% अपनी करेंसी की वैल्यू को घटाया गया इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी। इसके अलावा 92 और ये आपका
90 to 93 का बजट था, जिसमें पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी की परमिशन दी गई, ठीक है। और उसके बाद जो इसके बाद फुल्ली कन्वर्टेबिलिटी की परमिशन दे दी गई, ठीक है। इसके अलावा जो डिवैल्यूएशन किया, इसमें फाइनेंशियल फॉरेन सेक्टर रिफॉर्म्स की बात बता रही है। तो डिवैल्यूएशन वो थोड़ा सा अलग पॉइंट था, और दूसरा किया मार्केट। दो ही पॉइंट है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म में, डिवैल्यूएशन और दूसरा है आपका क्या कि मार्केट जो फॉरेन एक्सचेंज रेट था वो मार्केट फोर्सेस पर छोड़ दिया गया, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे, ऑन मार्केट फोर्सेस, ठीक है। अब आ जाइए ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स क्या थे। ये सब 3 और 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ठीक है। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स क्या थे, ये थे तुम्हारे रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस। अभी आपको बताया कि क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की कोटा हटा दिया गया था, जिससे ट्रेड बढ़े हमारा। रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी को तो रिमूव ही कर दिया था, एक्सपोर्ट ड्यूटी को एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए। इसके बाद रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटी, रिमूवल एंड रिडक्शन, याद रखना, रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी एंड रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज। रिलैक्सेशन इन इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम, इंपोर्ट जो कैसे थे, अब ये 2 वर्ड याद रखना बच्चों, कौन से, इन केस ऑफ हैजार्डस एंड एनवायरमेंटली सेंसिटिव इंडस्ट्रीज के लिए ही केवल लाइसेंस लेना ज़रूरी था, इंपोर्ट लाइसेंस, बाकी सबके लिए नहीं, ठीक है। 2 वर्ड, पहला कब इंपोर्ट लाइसेंस की ज़रूरत रहती थी, इन केस ऑफ हैजार्डस एंड एनवायरमेंटली सेंसिटिव इंडस्ट्रीज। ये वर्ड 2 जो रीज़न है फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद ये लिबरलाइजेशन हमारा ख़त्म हो जाता है, एल ख़त्म हो गया, हम पी पे आ गए। पी प्राइवेटाइजेशन क्या होता है बच्चों, रेफर टू द शेयरिंग ऑफ द ओनरशिप ऑफ मैनेजमेंट ऑफ ए गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेस। गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेस की ओनरशिप को कवर कर लेना, शेयरिंग किसके थ्रू, प्राइवेट इंडिविजुअल सेक्टर के थ्रू। ये जो एक प्रक्रिया चली उसको बोल दिया प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। रेफर टू द शेयरिंग ऑफ ओनरशिप और मैनेजमेंट ऑफ ए गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेस, ठीक है। अब प्राइवेटाइजेशन कैन बी डन इन 2 ways। अब ये फिर 3 मार्क क्वेश्चन है, कैसे, एक तो पूरी की पूरी ओनरशिप ही दे दी, ठीक है, पूरी कंपनी ही बेच दी प्राइवेट सेक्टर को। दूसरा, पूरी कंपनी नहीं बेची, केवल कुछ ही इक्विटीज सेल ऑफ की, किसको, प्राइवेट सेक्टर को, ओनरशिप अपने पास ही रखी। तो 2 तरह से उन्होंने प्राइवेटाइजेशन किया, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप पहला, दूसरा डिसइन्वेस्टमेंट। कैसे डिसइन्वेस्टमेंट किया, बाय सेलिंग ऑफ द इक्विटी टू द प्राइवेट सेक्टर। अब इसके पीछे पर्पस क्या था, 3 मार्क क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं सीबीएसई में बच्चों। ऐसे मत सोचो कि हम 1 शॉट पढ़ेंगे और बस देखेंगे और लिख आएंगे, ठीक है। अब ये जो था तुम्हारा, जो इसका पर्पस क्या था प्राइवेटाइजेशन का, इसका पर्पस था बच्चों कि पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट करना, क्योंकि वो लॉस में आ गई थी। जो लॉस में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रही थी उनको प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट करना, ताकि वो मॉडर्न कंपनीज बने, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर काहे के लिए काम करता है, प्रॉफिट के लिए। और प्रॉफिट के लिए काम करेगा तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक है। और प्राइवेट कैपिटल एंड मैनेजरियल कैपेबिलिटी, इट वाज आल्सो बिलीव दैट द प्राइवेट कैपिटल एंड मैनेजरियल कैपेबिलिटी, 2 वर्ड याद रखना, विल हेल्प इन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ PSUs। 2 वर्ड कौन से, फिर से मैं फोकस कर रही हूँ बच्चों। पहला है प्राइवेट का, अगर मेरा प्राइवेट सेक्टर का मैंने अपना पैसा किसी गवर्नमेंट उसमें लगा रखा है, तो मैं अलर्ट रहूँगी ना कि भाई कंपनी लॉस में नहीं जानी चाहिए, ठीक है, और मैं अपना कंट्रीब्यूशन दूंगी। दूसरा मैनेजरियल,
स्किल्स, कैपेबिलिटीज़, ठीक है, ये दोनों चीज़ें के थ्रू जो पब्लिक सेक्टर की जो कंपनीज थी, पीएसयूज थी, उनकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो सकती थी। ये दो पर्पस थे। आप कुछ महारत्नास बनाइए, कुछ पहले नवरत्नास बनाइए, इस पे भी क्वेश्चन आता है बच्चों। छोटी छोटी चीज़ें हैं इस चैप्टर में। गवर्नमेंट ने कुछ 50 से 90 के टाइम पे भी कुछ कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही थी पीएसयू में, लेकिन उनको ऑटोनॉमी नहीं थी, स्वतंत्रता नहीं थी बच्चों, सब गवर्नमेंट के हाथ में था। इसके बाद गवर्नमेंट ने देखा कि जब कुछ कंपनी अच्छा कर रही हैं तो उनको थोड़ी फ्रीडम दे दो, तो उसको क्या दे दी, उसको फ्रीडम दे दी, ठीक है, कि भाई ऑटोनॉमी दी इन टेकिंग मैनेजरियल डिसीजन, कि तुम अपने मैनेजरियल डिसीजन खुद से लो, गवर्नमेंट इंटरफियर नहीं करेगी। उनको नवरत्नास का नाम दिया गया था। 9 कंपनी पहले सेलेक्ट हुई थी, उसके बाद मिनी नवरत्नास, नवरत्नास, बहुत सारी कंपनीज, जब उसको देख के बाकी कंपनीज भी अच्छा परफॉर्म करना, उनको जब टाइटल दिया नवरत्नास, तो बाकी कंपनी भी अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर। जैसे आपकी क्लास में अगर कोई बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है और आपके टीचर उसको तारीफ़ कर देते हैं, तो बाकी बच्चे भी शुरू होते हैं कि हमारी भी तारीफ़ हो। तो बाकी कंपनीज भी अच्छा परफॉर्म जब करने लगी तो उनको भी मिनी नवरत्नास, महानवरत्नास ऐसे नाम दिए गए, ठीक है। 14 महारत्नास है, 24 नवरत्नास है इस समय, 51 मिनी नवरत्नास है, और 11 मिनी रत्नास है, ठीक है। ये रेयर आता है क्वेश्चन, लेकिन 1 मार्कर में पूछा जा सकता है। अब आ जाइए, प्राइवेटाइजेशन यहाँ पे ख़त्म हो गया, इसमें मैंने मीनिंग पढ़ाया, ठीक है, कैसे करते हैं प्राइवेटाइजेशन, 2 तरीके पढ़ाए, फिर इसके बाद इसका पर्पस पढ़ाया, ठीक है, और फिर कुछ ये आपकी जो अभी भी पीएसयूज़ की जो ये थी कंपनीज, उसकी से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन आपको शेयर की। अब आ गया हमारा ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन बच्चों ये क्या है कि इसका मीनिंग सबसे पहले, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोब से तुम्हें पता है ना, पूरी अर्थ एक बॉर्डरलेस इकोनॉमी, ठीक है। जब हम बेचें या खरीदें तो कोई भी रेस्ट्रिक्शंस ना हो, इजीली, तो उसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। मतलब मोर इंटरेक्शन ऑफ इकोनॉमी, ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी with the economies of the world through free movement of goods, services and people, capital, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। ये 10th में भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ठीक है। तो क्या अब ये फ्री कब होगा, जब ये बैरियर्स हटा दिए जाएंगे, ठीक है। रिमूवल ऑफ बैरियर्स ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट, कैपिटल मूवमेंट पर और ट्रेड पर रिस्ट्रिक्शन हटा दिए जाएंगे, तो ज़्यादा इंटरेक्शन होगा, ज़्यादा इंटरेक्शन मतलब ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। अब जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं बच्चों, ठीक है, कि एक इट्स ए आउटकम ऑफ सेट ऑफ, ग्लोबलाइजेशन ऐसे नहीं हुआ, जब रेस्ट्रिक्शन रिमूव करने के लिए बहुत सारी पॉलिसीज बनाई, रेस्ट्रिक्शन को हटाया गया, तब मूवमेंट शुरू हुआ। किसका, गुड्स एंड सर्विसेज है अक्रॉस द कंट्री, कैपिटल का, और हम पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी, आज देखो यूरोप में बैठ के मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं इजीली आ सकी, यहाँ पे एक वीज़ा लिया आ गई। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ कि बहुत सारी पॉलिसीज बनी, ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, मोर इंटरेक्शन हुआ और ग्लोबलाइजेशन हो गया। इसके अलावा it involves the creation of network and activity, right? Here economic, social, geographical boundaries, and globalization aims to create a borderless world, ठीक है। अब हुआ कौन कौन सी थी, अब थोड़ी सी कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं कि कौन कौन सी पॉलिसीज़ में चेंजेस हुआ था, जिसके कारण गुड्स एंड सर्विसेज का मूवमेंट बढ़ गया था, कैपिटल का मूवमेंट बिटवीन द कंट्रीज बढ़ गया था। पहला, 17 इंडस्ट्रीज़ की एक लिस्ट बनाई इंडिया की गवर्नमेंट ने, जहाँ पे
ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत थी, ठीक है। और उन प्रायोरिटीज़ इंडस्ट्रीज जहाँ पे हाई टेक्नोलॉजी चाहिए था, हाई इन्वेस्टमेंट चाहिए था, ऐसी 17 इंडस्ट्रीज़ की लिस्ट बनाई और उसमें कहा गया कि भाई इसमें ऑटोमेटिक परमिशन है आपको, ठीक है, कि आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं, फॉरेन टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर सकते हैं, कोई आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और 51% ऑफ फॉरेन इक्विटी डायरेक्ट एफडीआई की हम बात करते हैं तो वो 51% तक अलाउ कर दी। पहले तो फिर लेस देन 50% करते थे ताकि ओनरशिप फॉरेन इन्वेस्टर के हाथ में ना जाए, लेकिन इसके बाद 51% तक दे दिया। ओनरशिप की भी बात ख़त्म कर दी कि आप ले लो, लेकिन कंपनी बढ़िया होनी चाहिए। अब ऐसी पॉलिसीज ओनरशिप में अगर तुम फॉरेन इन्वेस्टर को दोगे तो फॉरेन कंपनीज तो भाग भाग के इंडिया में आएंगी ना भाई, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, कैपिटल मूवमेंट बढ़ेगा। और गवर्नमेंट ने क्या किया कि 1 करोड़ तक की क्या टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करने के लिए भी कोई परमिशन की ज़रूरत की नहीं थी, ये पॉलिसी में चेंज किया। नेक्स्ट क्या, डिवैल्यूएशन किया 20%। डिवैल्यूएशन करने से क्या हुआ, अपनी करेंसी का एक्सपोर्ट बढ़े, इंपोर्ट कम हुई, एक्सपोर्ट बढ़े, यानी कि मोर इंटरेक्शन हुआ, राइट। इसके अलावा हियर और बाहर के लोगों को इन्वेस्ट करना यहाँ पे सस्ता हो गया डिवैल्यूएशन करने से, तो कैपिटल बाहर की हमारे कंट्री में आने लगी, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्या किया उन्होंने, 1992-93 के बजट में पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी, ठीक है, को अलाउ किया। और 1994 के बजट में फुल्ली कन्वर्टेबल की पॉलिसी उन्होंने बना दी, ठीक है, कि पूरी जो फॉरेन करेंसी है उसको कन्वर्ट 100% कन्वर्ट कर सकते हैं मार्केट रेट पे, राइट। अब इसके बाद 5 साल की लॉन्ग टर्म एग्जिम पॉलिसी बनाई। एग्जिम पॉलिसी क्या थी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी। जो अगर मान लो कोई कंट्री अपनी लॉन्ग टर्म फॉरेन पॉलिसीज बनाता है तो स्टेबिलिटी आ जाती है। बाहर की कंट्रीज जो हैं वो फेथ रखते हैं कि भाई 5 साल तक ये पॉलिसी कंट्री नहीं चेंज करने वाला, वो आराम से इन्वेस्ट करते हैं, आनंद से उसके साथ ट्रेड करते हैं, ठीक है, और इंटरेक्शन बढ़ जाता है। तो इस ऐसे ही गवर्नमेंट ने भी 5 साल की एग्जिम पॉलिसी बनाई 92 to 97, 1 मार्कर 92 to 97 ये सब। और कस्टम ड्यूटी, लास्ट पॉइंट क्या क्या था, कस्टम ड्यूटी 250% से गिरा के कितनी कर दी थी बच्चों, 10% कस्टम ड्यूटी की अगर हम बात करें, ठीक है। तो उससे भी हमारे मूवमेंट ऑफ गुड्स बढ़ा, ठीक है। तो इन चेंजेस इन पॉलिसी का आउटकम था ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन ये नहीं डेफिनेशन बनाई कि भाई हमने अलाउ कर दिया, अलाउ करने से कुछ नहीं होता, पॉलिसी में चेंज करने पड़ते हैं जिसके कारण गुड्स एंड सर्विसेज फ्री फ्लो मूवमेंट होता है, कैपिटल फ्रीली मूव करती है वन कंट्री टू अनदर, और हम सारे कंट्रीज इंटरेक्ट करते हैं आपस में और ग्लोबलाइजेशन होता है, ठीक है। अब आ जाइए, अब इसका एक हर टॉपिक पे क्वेश्चंस बन रहे हैं बच्चों, ये कौन सी पॉलिसीज़ हैं जिसने ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट किया, जो भी मैंने पॉइंट आपसे डिस्कस किए। अब क्या है इसका फ़ायदा, इसका नुकसान, पॉइंट इन फेवर, पॉइंट अगेंस्ट। फेवर में तो आप क्या बोलेंगे, हम ग्लोबल मार्केट को एक्सेस कर सकते थे, उसके एडवांस टेक्नोलॉजी हम इंपोर्ट कर सकते थे, हमारी कंपनीज MNCs बन गई, लार्ज इंडस्ट्रीज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज की थी टू बिकम द इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स इन द इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है। इसके अलावा बेटर हम जो स्किल्ड लोग थे, ठीक है, स्किल्ड लोग अपनी अर्निंग को बढ़ा पाए, जैसे कि मेरे बच्चे इस समय यहाँ पे आ गए हैं, किसके लिए, या इनका एम खैर अर्निंग नहीं था, इनका एम था एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है, कि यहाँ की एयर क्वालिटी बहुत अच्छी है। हर एक का अलग अलग पर्पज़ होता है, लेकिन मोस्टली तो लोग काहे के लिए भागते हैं, ज़्यादा पैसा अर्न करने के लिए, ठीक है। तो ज़्यादा पैसा अर्न करने की उनको अपॉर्चुनिटी मिली, ग्लोबलाइजेशन, राइट। अब आ जाइए अगेंस्ट में,
अगेंस्ट में क्या होगा, जो छोटी छोटी कंपनी थी बच्चों, 10th में पढ़े थे, वो सब खत्म हो गई। और उनको काम वो कर रहे थे, लेकिन अपने लिए नहीं कर रहे थे, वो बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए काम कर रहे थे, उनकी आइडेंटिटी खत्म हो गई। ठीक है, तो जो ये क्या था, ग्लोबलाइजेशन कॉम्प्रोमाइजेस द वेलफेयर एंड आइडेंटिटी ऑफ पुअर पीपल, ऑफ द पीपल बिलोंगिंग टू द पुअर कंट्रीज। पुअर कंट्रीज के जो लोग थे, उनकी आइडेंटिटी, उनके वेलफेयर के साथ इसने कॉम्प्रोमाइज़ किया। किसने? ग्लोबलाइजेशन ने। ठीक है, अब आ जाइए, क्योंकि वो गरीब थे, उनके लिए तो कोई प्रोडक्शन नहीं, वो ग्लोबलाइजेशन में सारा प्राइवेट सेक्टर, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं। और मार्केट ड्रिवन ग्लोबलाइजेशन, ये कहा था मार्केट ड्रिवन ग्लोबल, जिसमें कि मार्केट फोर्सेस डिसाइड करते हैं, राइट। तो ये आपका था, जिसमें कि जो इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ हैं उनको इग्नोर किया गया। ठीक है, और जो इसने क्या और बढ़ा दिया, डिस्पैरिटी को बढ़ा दिया बिटवीन रिच एंड पुअर। ग्लोबलाइजेशन में रिच बिकम्स रिचर एंड पुअर बिकम्स पुअर। ठीक है, पहला बताया आइडेंटिटी खतरे में आ गई, किसकी? लोगों की, बैकवर्ड कंट्रीज़ के वेलफेयर पे उस उनका नहीं हुआ। नेक्स्ट बताया डिस्पैरिटी बढ़ गई, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बढ़ गई। इसके अलावा आपका कि जो डेवलपिंग इकोनॉमीज में एमएनसीज जो कंपनीज थी, वो अच्छे उसमें परफॉर्मेंस में, जिनके पास पैसे थे वो अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने की, ड्यू टू विच द डोमेस्टिक कंपनीज वर फोर्स्ड टू फेस द स्टिफ कंपटीशन। जो एमएनसीज के आने से डोमेस्टिक कंपनी, वही चीप पॉइंट है, रिपीटेडली रिपीट किए गए कि हमारे डोमेस्टिक कंपनीज को नुकसान हुआ, लोग बैकवर्ड इकोनॉमी के, उनको वेलफेयर में उनकी आइडेंटिटी खत्म हो गई। तीसरा, एक इनइक्वलिटी बढ़ गई, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। 3 पॉइंट अगेंस्ट द ग्लोबलाइजेशन। अब यहाँ ग्लोबलाइजेशन यहाँ ख़त्म नहीं होता, इसके बाद आउटसोर्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये सारी चीज़ें मेरी प्लेलिस्ट खोल के रखना, या मैं 1 घंटे में कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन उसमें एक एक चीज़ जितना डिटेल में पढ़ाई है ना, उसको प्लीज़ जाके देख लेना। अगर टाइम तो मिल जाएगा, अगर आप चाहेंगे तो, मुझे अच्छे से विश्वास है। आउटसोर्सिंग क्या होता है बच्चों, कि कोई भी बिजनेस एक्टिविटीज़ जो पहले खुद इंस्टीट्यूशन करता था, अब खुद ना करके वो एक्टिविटी को वो किसी बाहर के बंदे से, बाहर की कंट्री से करा रहा है, क्योंकि उससे उसकी कॉस्ट कम हो रही है और ज़्यादा एफिशिएंटली भी वो कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कॉस्ट कम होगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली कंपनीज आजकल आउटसोर्सिंग कर रही हैं। तो ये किसका आउटकम था? 1 मार्कर ग्लोबलाइजेशन का। जब हम एक दूसरे से इंटरेक्शन करने शुरू हुए, तो क्या हुआ, इंडियंस जब बाहर की कंट्रीज़ के साथ उनका इंटरेक्शन बढ़ा, तो बाहर की कंट्रीज़ को फिर रियलाइज़ हुआ कि भाई इंडियंस दे आर वेरी गुड, ठीक है, एंड एफिशिएंट, गुड इन कन्वर्सेशन ऑल्सो, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है। तो उन सारी जो कंपनीज थी, उन्होंने अपनी कुछ सर्विसेज, ठीक है, आउटसोर्स करनी शुरू कर दी इंडिया से। ठीक है, तो ये आउटसोर्सिंग किसका आउटकम है? ग्लोबलाइजेशन का। ग्लोबलाइजेशन की वजह से आउटसोर्सिंग हुआ, और जिसके कारण कॉल सेंटर की जो हम बात करें, आईटी सेक्टर की जो ग्रोथ हुई वो हुई, और जो हमारा इंडिया था वो जो आईटी सेक्टर के लिए पॉपुलर हो गया। कॉल सेंटर्स, राइट, कस्टमर केयर सर्विसेज, सारी कंपनीज। अब कौन कौन सी सर्विसेज आउटसोर्स होती हैं? लीगल एडवाइस, राइट, कंप्यूटर सर्विसेज, एडवर्टीजमेंट सिक्योरिटी, ये सब दीज आर द सर्विसेज जो आउटसोर्स होती हैं। ठीक है, अब आ जाइए कि आउटसोर्सिंग जो होती है, ठीक है, कैसे पॉसिबल हुई? बिकॉज ऑफ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, द ग्रोथ ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, इंटरनेट फैसिलिटी, इसके कारण पॉसिबल हो पाया, राइट। इसके बाद आपका जो आउटसोर्सिंग हम कर रहे थे,
ये फेवरेबल डेस्टिनेशन इंडिया क्यों से बना पूरे वर्ल्ड के लिए? पहला मैंने अभी आपको बताया कि जो स्किल्स थी लाइट में आ गई पूरी वर्ल्ड में और लोग यूज़ करने लगे। सस्ती थी क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। इसके अलावा क्या था, गवर्नमेंट की पॉलिसी, मैंने बताया पॉलिसीज़ भी फेवरेबल कर दी थी, ठीक है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ फेवरेबल थी, लो वेज रेट थे, कॉस्ट कम हो जाती थी, स्किल्ड लोग मिल गए, ठीक है। तो इन सब के कारण आईटी सेक्टर की ग्रोथ थी अच्छी यहाँ पे। तो इन सब के कारण क्या हुआ, इंडिया से आउट सर्विसेज को आउटसोर्स किया जाने लगा और इंडिया बिकेम ए डेस्टिनेशन फॉर आउटसोर्सिंग बाय डिफरेंट कंपनीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। लेकिन अब ये फिर 3 मार्क का क्वेश्चन है, दो दो पॉइंट बच्चे 3 नंबर में आ जाते हैं और तुम उनको ऐसे स्किप कर जाते हो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ हमारे लिए तो अच्छा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो ये सर्विसेज हमारे कंट्री से आउटसोर्स कर रहे हैं, वो उनके लिए अच्छा नहीं है, वो उसके अगेंस्ट में है। वो कंट्रीज़ के जो गवर्नमेंट है वो अगेंस्ट में है। क्यों? क्योंकि हम उनका एम्प्लॉयमेंट छीन रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो एम्प्लॉयमेंट छीन रहे हैं और दूसरा उनको हमें पेमेंट करना पड़ रहा है, तो क्या हो रहा, आउटफ्लो ऑफ फंड्स टू इंडिया। तो इन दोनों, एम्प्लॉयमेंट भी छीना और वो फॉरेन करेंसी में हमको पे करते हैं, और तो क्या होता है, आउटफ्लो होता है फॉरेन करेंसी का, रिजर्व्स कम होते हैं। तो ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो इस आउटसोर्सिंग के खिलाफ है बच्चों। फिर एक WTO ने भी ग्लोबलाइजेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। WTO का पहला नाम क्या था, पहले WTO से पहले जो इंस्टीट्यूशन था वो गेट था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है। ये था उससे पहले 48 में था, 23 कंट्रीज़ ने किसके मेंबर्स थे 48 में से काम कर रहा था, किसके लिए, ये टू प्रमोट द ट्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट कराना, बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट कराना, ये सब काम कर रहा था क्या, गेट। फिर इसके बाद 95 में ये WTO बना, ठीक है। 95 में WTO बनने के बाद, ठीक है, अब अगेन सेम चीज सिचुएशन, इसमें किसकी कैपिटल लगी हुई है, डेवलप्ड कंट्रीज़ की। और डेवलप्ड कंट्रीज़ की जिसकी जब कैपिटल लगी रहती है तो डिसीजन भी उसके फेवर में ही होते हैं, इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं लाइक इंडिया है, तो उन जब वो रिस्ट्रिक्शन लगाती है तो उनके खिलाफ WTO जो ये आपका WTO उसके खिलाफ आवाज़ उठा देता है कि भाई हटाओ ये रिस्ट्रिक्शंस, लिबरल होना चाहिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डालना है। और जब सब सेम एक्टिविटीज़ US करेगा, ठीक है, डेवलप कंट्रीज़ करेंगे तो उनके अगेंस्ट आवाज़ नहीं उठाता है। तो अब ये क्वेश्चन आ रहा बन के आ रहा है कि क्या इंडिया को WTO का मेंबर होना चाहिए या नहीं, ठीक है। कौन कौन से फंक्शन करता है WTO, ये आ जाता क्वेश्चन, ठीक है, ये पढ़ लेना। इसके अलावा शुड इंडिया बी द मेंबर ऑफ WTO, मेरी एक WTO पे, केवल एक WTO पे है, केवल एक आउटसोर्सिंग पे, वीडियो जाके देख लेना। मेजर प्रॉब्लम, वो कहते हैं कि जो इंटरनेशनल ट्रेड का मेजर वॉल्यूम है वो किसके बीच में एग्रीमेंट हो रहा है, डेवलप्ड कंट्रीज़ के। डेवलपिंग कंट्रीज़ के क्या कर रहा है, कोई एग्रीमेंट ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो क्यों हम अपना पैसा उसमें लगाएं, ठीक है, क्यों उसके मेंबर बने रहें। और उसमें तुमने 10th में भी पढ़ा था इससे रिलेटेड एक पॉइंट, ठीक है, कि सारे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो मिल के यूनियन बना के अब इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, ठीक है। तो जब इंडियन गवर्नमेंट अगर कुछ बैरियर्स लगाएगी तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा, और जब वही काम दूसरे लोग करेंगे, डेवलप कंट्रीज़ करेंगे, तो उसको कुछ नहीं कहता है। तो वो कह रहे हैं कि भाई फालतू की क्यों मेंबरशिप लेनी है, हटा लो, ठीक है। ये सब है। बायलेटरल ट्रेड 2 कंट्रीज़ के बीच में होता है, मल्टीलेटरल मोर देन 2 कंट्रीज़ के बीच में होता है। टैरिफ बैरियर रिलेटेड टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, टैक्स ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। नॉन टैरिफ बैरियर रिलेटेड टू क्वांटिटी, इसको क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस भी बोलते हैं, है ना, नॉन टैरिफ बैरियर को, जिसमें कोटा और लाइसेंस की हम बात करते हैं।
अब आ जाइए, इसका लास्ट टॉपिक आ गया। 1 घंटे में लगभग मैं कोशिश कर रही हूँ ख़त्म करने की। एन अप्रेजल से कभी भी मतलब नहीं निकालना कि केवल क्या है, गलत पॉइंट लिखने हैं, नेगेटिव पॉइंट लिखने हैं। मतलब उसका क्रिटिकल अप्रेजल करना है, यानी कि अच्छी बात भी पता नहीं है, खराब बात। अच्छी बात क्या थी, जीडीपी बढ़ी, ठीक है। जीडीपी कितनी थी हमारी, 5.6 थी 80 से 91 के डिकेट में, और उसकी ग्रोथ 6.7 17-18 में हुई, 8.2 फाइनेंशियल ईयर 20। ये डेटा इतना लिखना ज़रूर, लिखेंगे बहुत अच्छा है, लेकिन आप इतना भी लिख देंगे कि ग्रोथ रेट, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ी, इतना भी काफ़ी है। लेकिन अगर हम सेक्टर्स की बात करें, सेक्टर ग्रोथ की, तो जीडीपी एज ए होल की बात कर रही हूँ, सेक्टर्स की बात करें तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसको तो इग्नोर ही किया गया था, ठीक है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई कुछ नहीं किया। इंडस्ट्रियल सेक्टर ने आपकी ग्रोथ फ्लक्चुएटिंग रही, बढ़ती रही, घटती रही, ठीक है। बस एक सर्विस सेक्टर की ग्रोथ हुई, वो भी आईटी सेक्टर के कारण, ठीक है। अब ये सब हुआ 12 से 15, 2012 से 15 का जो पीरियड था, उसने एग्रीकल्चर सेक्टर की जो ग्रोथ थी, ठीक है, हाई ग्रोथ रेट ड्यूरिंग 13 एंड 14, बट विटनेस ए निगेटिव ग्रोथ रेट इन द सब्सिक्वेंट ईयर। उसके बाद साल में निगेटिव ग्रोथ रेट हो गई। सर्विस सेक्टर विटनेस द हाइएस्ट एवर ग्रोथ रेट ऑफ 9.8, ठीक है, 14 एंड 15। इंडस्ट्रियल सेक्टर विटनेस्ड स्टीप डिक्लाइन, ठीक है। अब जीडीपी एज ए होल ग्रोथ बढ़ी, फिर तीनों सेक्टर का अलग अलग बताना है, ठीक है। अब आ जाइए, इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा क्योंकि पॉलिसीज अच्छी बनाई गई, ठीक है। एफडीआई एफआईआई दोनों बढ़े, मेक इन इंडिया बना। जो इसमें जो हमारा जो पहले था, कितना जो इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ा, $100 मिलियन यूएस डॉलर 1991 में था, जो बढ़ के $30 बिलियन, ठीक है, $100 मिलियन से $30 बिलियन हो गया 17 एंड 18 में। एक डेटा को उठा लो और लिख लो, मेक इन इंडिया 2014, ठीक है। उसके अलावा आप आ जाइए, राइज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़े, ठीक है, ये भी इसका पॉजिटिव पॉइंट। अगर बच्चों डेटा नहीं भी लिखोगे, अगर ये पॉइंट भी लिख दोगे कि रिजर्व्स बढ़ गए फॉरेन करेंसी के, क्यों, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े, ये बढ़ा वो बढ़ा, तभी भी नंबर मिल जाएगा। राइज इन एक्सपोर्ट बढ़ा, डिवैल्यूएशन हुआ था, एक्सपोर्ट बढ़े थे, हमारी कंपनीज फॉरेन कंपनीज के कांटेक्ट में आके उनकी एफिशिएंसी बढ़ी थी, और हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट हो गई थी, और एक्सपोर्ट्स बढ़े थे। दूसरा क्या था, नेक्स्ट क्या था कि कंट्रोल ऑन इन्फ्लेशन, ये क्या पता नहीं हुई, पॉजिटिव पॉइंट्स, ठीक है। इम्पोर्ट्स बढ़े थे, एक्सपोर्ट्स बढ़े थे, इसके बाद इन्फ्लेशन हमारा कंट्रोल हुआ था, 16.7% जो पहुंच गया था, वो कम होके 15 या 16 में 5.48, और अभी तो 4 के अराउंड ही घूमता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट क्या था, इंक्रीज इन द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ गया था, जो कि हर चीज़ गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में करके बैठी थी, अब वो ना करके अब किसने किया था कि प्राइवेट सेक्टर भी आगे आके प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हुआ था, जिससे हमारी इकोनॉमी की एफिशिएंसी बढ़ी थी। तो ये पॉजिटिव पॉइंट्स। अब आ जाइए नेगेटिव पॉइंट पे, नेग्लेक्ट टू एग्रीकल्चर, ये 3 या 4 नंबर में आता है। एग्रीकल्चर सेक्टर को कम्प्लीटली नेग्लेक्ट किया था, ठीक है, क्योंकि उसने क्या कहा था कि भाई गवर्नमेंट किसके लिए खर्च करती थी, वीकर सेक्शन के लिए, हमारे रूरल इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा गरीबी है, उसके लिए खर्च करती थी। और इस पॉलिसी के थ्रू उन्होंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है गवर्नमेंट को किसी भी वीक सेक्शन को सपोर्ट करने की, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर था, किस में, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज़ में होता था, इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट कहाँ पे, रूरल एरियाज़ में वो कम हो गया था। जैसे इरिगेशन के लिए गवर्नमेंट काम कर रही है, या फिर रोड्स बनवा रही है, उसका इन्वेस्टमेंट इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए काम कर रही है। तो जब पब्लिक इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा रूरल इकोनॉमी में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा तो ग्रोथ एग्रीकल्चर सेक्टर की कैसे होगी बच्चों। सब्सिडीज़ को हटवा दिया,
ठीक है। सब्सिडीज हटाने से फॉरेन जो फार्मर्स थे वो हमारे कंट्री में आके चीज़ें बेचने लगे। सोचो, अब हमारे यहाँ तो पहले ही इतने फार्मर्स हैं, इतने लोग खेती में लगे हुए हैं, और उसमें भी बाहर के लोग और आके बेचने लगे। क्वालिटी में अच्छा होता था तो हम लोग भी उसके खरीदेंगे, और फिर हमारे फार्मर्स को कम प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। तो ये सब, एक तो पहला पॉइंट एक हो गया रिडक्शन इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट, इरिगेशन, पावर, रोड, ये सब डाल देना, रिमूवल ऑफ सब्सिडीज, ठीक है। तीसरा, सब्सिडीज रिमूव होने से फर्टिलाइज़र महंगे हो गए, जिससे वो इस टेक्नोलॉजी को नहीं यूज़ कर पाए और उनकी इनकम कम हो गई। लिबरलाइजेशन, रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटी, ठीक है, इम्पोर्ट ड्यूटी को कम कर दिया, ठीक है। इससे फार्मर्स को दिक्कतें का सामना करना पड़ा। शिफ्ट टुवर्ड्स कैश क्रॉप्स, ज़्यादातर फार्मर्स किस में जुट गए, कैश क्रॉप में जुट गए, राइट, और जिससे फूड ग्रेन की प्राइस बढ़ गई, ठीक है। तो ये क्या था, नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन। लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ का क्या थी, लो थी। क्यों? चीपर इम्पोर्टेड गुड्स आ रही थी, बेटर इन क्वालिटी। इम्पोर्ट ड्यूटीज़ का क्या किया, रिडक्शन, ठीक है, और एक्सपोर्ट ड्यूटी का क्या किया था, रिमूवल, ठीक है। तो रिडक्शन करने से आराम से अच्छी क्वालिटी की सस्ते पैसों की इम्पोर्टेड गुड्स आने लगी, जिससे हमारी इंडस्ट्रीज़ को की जो गुड्स थी वो नहीं बिक पाई, ठीक है। इसके अलावा ये एक टाइम था बच्चों कि जब इंडिया का टॉय मार्केट पूरा चाइनीज़ टॉयज़ से भरा हुआ रहता था। सारे इंडिया के टॉयज़ को बाहर कर दिया था, सारी जगह चाइनीज़ टॉयज़, क्योंकि दे आर ऑफ डिफरेंट डिज़ाइन, अट्रैक्टिव एंड चीपर इन प्राइस। अब तो चाइनीज़ प्रोडक्ट पे लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन एक समय ये भी था, ठीक है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट को कम कर दिया था। तो चाहे वो इरिगेशन में हो या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी इंफ्रास्ट्रक्चर तो सबको चाहिए, रोड सबको चाहिए, बैंकिंग सबको चाहिए, ठीक है। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो एक्सपेंडिचर था बाय द गवर्नमेंट वो कम कर दिया, तो इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ फिर खुद से ही एडवर्सली अफेक्टेड हो गया। अब आ जाइए नॉन टैरिफ बैरियर बाय द डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज में बाय नॉन टैरिफ बैरियर्स, राइट। अब क्या किया उन्होंने, ऑल कोटाज रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग हैव बीन रिमूव फ्रॉम इंडिया। इंडिया ने तो हटा दिया, लेकिन सम डेवलप्ड कंट्रीज, चालाक कंट्रीज जो हैं, यूएस, अभी भी देखो ये पूरा दुनिया में तहलका मचा रखा है, ठीक है। यूएस हैव नॉट रिमूव्ड देयर कोटा रिस्ट्रिक्शंस, किस पर, ऑन इम्पोर्ट ऑफ टेक्सटाइल फ्रॉम इंडिया। अभी भी तो हमारे साथ कितना गड़बड़ खेल खेल रहा है। अभी कितने मुश्किल से जाके उसने ये अपना टैक्सेस वगैरह को कम किया, नहीं तो 50% तक कर दिया था। जब इंडिया ने अपने अलग अलग मार्केट तलाशने शुरू किए तब उसको घबराहट हुई, ठीक है। तो ये सब नॉन टैरिफ बैरियर उसने लगा दिया कि भाई हम इससे, नॉन टैरिफ बैरियर उन्होंने कोटा फिक्स कर दिया, इससे ज़्यादा हम कॉटन टेक्सटाइल इंडिया से नहीं खरीदेंगे। और जब तुम मना कर दोगे तो हमारी जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है वो कैसे ग्रो होंगी, जब मार्केट ही नहीं, लिमिटेड है बिकॉज ऑफ कोटा इन यूएस। तो इन सब के कारण हमारी इंडस्ट्रीज ग्रो ज़्यादा नहीं हो पाई, फ्लक्चुएटिंग इनकी ग्रोथ रेट रही। इनइफेक्टिव क्या था, डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी, ठीक है। इनइफेक्टिव डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी बच्चों, डिसइन्वेस्टमेंट किया गया, पब्लिक सेक्टर यूनिट जो थी वो बेची गई। अब ये एक मैंने कोट पढ़ा था, उसकी कुछ थोड़ी सी लाइन याद आ रही है कि अगर खुद से ही बिकने पे आ जाओ, ठीक है, अगर बिकने का इरादा नहीं है तो दाम बढ़े हुए होंगे, कहोगे हम नहीं बेच रहे तो दाम बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर खुद से ही बिकने पे आ जाओ तो दाम अक्सर घट जाते हैं। वही सब हुआ आपके पब्लिक सेक्टर के साथ। जब सबको पता चल गया भैया पब्लिक सेक्टर अपनी सारी वीक यूनिट्स को बेच रहा है, तो प्राइवेट सेक्टर ने भी बहुत सस्ते दाम उसके लगा दिए, कीमतें अक्सर घट जाती हैं। अब कम पैसे मिले, जितने की होनी चाहिए थे वो यूनिट्स, उससे बहुत कम पैसे में उसको प्राइवेट सेक्टर ने खरीदा। अब उससे भी गड़बड़ बात क्या हुई बच्चों, ये जो बेच के गवर्नमेंट के पास पैसा आया कि
तो उसको rather than using these funds for the development activities of India, it was used to meet the consumption expenditure by Indian government. पेट भरने में इस पैसे को लगा दिया, ना कि कंट्री के डेवलपमेंट में. ये आप लिखोगे किसमें? इनइफेक्टिव डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी. अब नेक्स्ट इसका क्या था? इनइफेक्टिव टैक्स पॉलिसी. इनइफेक्टिव टैक्स पॉलिसी में बच्चों टैक्स आपको बताया मैंने कि टैक्स रेट मॉडरेट की थी, ठीक है, और जो जीएसटी किया टैक्स रेट मॉडरेट की, और टैक्स को पे करने का जो प्रोसीजर था उसको सिंप्लीफाई किया था, ठीक है. अभी फिस्कल रिफॉर्म्स में आपको पढ़ाया. अब इसके कारण भी गवर्नमेंट की रेवेन्यू थ्रू टैक्सेस बढ़ी नहीं, ठीक है. क्यों नहीं बढ़ी बच्चों? क्योंकि उसने इम्पोर्ट ड्यूटी बताया ना 250% से कम करके कितनी कर दी? 10%, ठीक है. इम्पोर्ट ड्यूटी का रिडक्शन किया और एक्सपोर्ट ड्यूटी का रिमूवल किया. तो इससे जितने भी पैसे आते थे ख़त्म हो गए. तो वो चाहे वो प्रोसीजर्स इजी करे या कम करे, उसके करने के बाद भी टैक्स से होने वाली गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू थी वो ज़्यादा नहीं बढ़ पाई. इन इफेक्टिव टैक्स पॉलिसी द टैरिफ रिडक्शन डिक्रीज द स्कोप ऑफ रेवेन्यू रेजिंग थ्रू द कस्टम ड्यूटीज 250 से 10%, राइट. एंड टैक्स इंसेंटिव प्रोवाइडेड टू द foreign investor to attract the foreign investment further reduce the scope for raising tax revenue. जो उन्होंने टैक्स हॉलीडे दिए, टैक्स कंसेशन दिया कहाँ पे? स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, तो वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने में तो वो कामयाब रहा है पॉलिसी. लेकिन उसने गवर्नमेंट की रेवेन्यू टैक्सेस से नहीं बढ़ा पाया. फिर स्प्रेड ऑफ नेक्स्ट इसका एडवर्स इम्पैक्ट है स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म. प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमिक प्रायोरिटी को देखेगा क्या? नहीं. किसको देखेगा? अपनी जेब को, अपने प्रॉफिट को. किसके लिए प्रोडक्शन करेगा? जिसके जेब में पैसा है. तो जो बच्चों जो प्रोडक्शन होता था वो किसके अकॉर्डिंग होता था? कंज्यूमर्स के अकॉर्डिंग. लास्ट पॉइंट है अनबैलेंस्ड ग्रोथ. कुछ सेलेक्टेड एरिया का ही डेवलपमेंट हुआ. अनबैलेंस्ड ग्रोथ मैंने अभी आपको बताया. एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर का टेली कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर, फाइनेंस, एंटरटेनमेंट, ट्रेवल एंड हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज, रियल एस्टेट एंड ट्रेड रादर देन अदर सेक्टर सच एज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ नहीं हुई. इसके बाद आपका जीएसटी दिया हुआ है, एक डिमोनेटाइजेशन है. उसमें रेयरली क्वेश्चन आता है 1 या 2 नंबर का. उसका आप देखोगे और कोई डाउट होगा तो मेरे साथ शेयर कर लेना, आपको मैं पढ़ा दूंगी, ठीक है. थोड़ा सा बाहर का तो मैं घुमाती हूँ जरा. कितना ठंडा वेदर है यहाँ पे, देखो पूरे बादल ही बादल छाए हुए हैं. और मेरी तबीयत, एक वायरस ने मेरे से भी थोड़ी मुलाकात कर ली. 1 हफ्ते से बीमार पड़ी हूँ, ठीक है. तो इस मेहनत को सफल करना है जो मैं करने की कोशिश कर रही हूँ. और ज़्यादा शॉर्ट वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, समझ के देखो, अच्छे से देखो. डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में शेयर करो. थैंक यू.